कैसे हैं आप सब। यह वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 1 है और यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी का नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सीरीज जरूर पसंद आएगा। और यह हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns. List the items and name the material used in their making. आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे आइटम्स का जो कि हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए या फिर हमारे लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारे जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नेचर से प्राप्त करते हैं। और यही हमारा चैप्टर भी कह रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों को जो कि हम लोग नेचर से प्राप्त कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज बोल रहे हैं। लेकिन इसका एक खास परिभाषा हम लोगों को पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं और यह है रिसोर्स। रिसोर्स किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है रिसोर्स किसे कहते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our need. वे सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जो कि हमारे आवश्यकता को पूरी करती हैं, जो हमारे नीड्स को पूरी करती हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि इसको टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक्सेस कर सकें, इसका यूज़ कर सकें। इकोनॉमिकली फिजिएबल, मतलब इकोनॉमिकली ये फिजिएबल हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा रिसोर्स आप यूज़ करते हैं जिसको आपको जिस रिसोर्स को यूज़ करने पे आपको मिले 10 रुपये का प्रोडक्ट और इसको निकालने में लग जाए 1 लाख रुपया, तो क्या वो आपके लिए यूज़फुल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोहा निकालते हैं, आयरन निकालते हैं किसी चट्टान से, तो उसमें आपको खर्चा क्या होता है, बहुत कम पड़ता है, तभी तो आप इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 किलो आपको लोहा निकलता है और खर्च आ जाता है 1 लाख, तो क्या ये आपके लिए फिजिएबल होगा या इकोनॉमी के लिए फिजिएबल होगा? क्या नहीं। तो इसे हम रिसोर्स फिर नहीं मान सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और साथ भी ये हमारे समाज में एक्सेप्टेड हो, ये कल्चरली इसको एक्सेप्ट किया जा सके, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया रिसोर्स का परिभाषा, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो अब जो चीज़ हम लोग नेचर से लेते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब अपने यूज के अनुसार उसे बदलते हैं। ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदलना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हम लोग को प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग अपने यूज के अनुसार क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। और ये किनके, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच इंटर रिलेशनशिप का कार्य करेगा। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये जो ह्यूमन बींग है वो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन क्या करेगा, नेचर का यूज करेगा और उसको टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या करेगा, अपने यूजफुल सब्सटेंसेस में उसको बदलेगा, या फिर बोलेंगे कि अपने यूज के चीज़ों को बनाएगा। किसका यूज करेगा, वो नेचर को यूज करेगा। कौन से चीज़ों का यूज करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। तो आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग नेचर को यूज करेगा या फिर उसे इंटरैक्ट करेगा टेक्नोलॉजी का यूज करके या फिर टेक्नोलॉजी के मदद से, सहायता से, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और क्या बनाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है। फिर से देख लीजिए, वो नेचर को यूज करेगा, उसके कच्चे माल को यूज करेगा टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन करेगा और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा।
Do you think that resources are free gifts of nature as it assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री गिफ्ट्स बोलते हैं. तो क्या इसे फ्री गिफ्ट्स के रूप में माना जा सकता है? तो बोलता है कि नहीं, दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज के ही एक फंक्शन है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. बल्कि ह्यूमन बींग खुद ही रिसोर्स का एक हिस्सा है. और वो क्या कर रहा है? दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वो नेचर में जो मटेरियल मौजूद है उन्हें वो यूज करता है. टेक्नोलॉजी के मदद से उन्हें वो अपने आवश्यकता के रूप में बदलता है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम. मतलब कि ह्यूमन बींग ही वह है जो टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर में पाए जाने वाले चीजों को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करता है, अपने यूज के लायक बनाता है. जब आप सोच सकते हैं कि एक चट्टान है, वहां पे आयरन, ये जो आयरन है उस चट्टान में है, तो क्या ये कोई यूज का है? क्या बिल्कुल भी नहीं यूज का है. जब तक इसे हम लोग यहाँ से निकाल ना लें, ये कोई यूज का नहीं है. तो ह्यूमन क्या करेगा? टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और इसे यहाँ से निकालेगा और इसे एक रिसोर्स के रूप में फिर यूज करेगा, अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाएगा. तो ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. These resources can be classified in following ways. तो ये देख सकते हैं आपकी रिसोर्सेज को बहुत अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आइए हम देखते हैं कि वह क्या क्या बेसिस हैं जिसके आधार पर इन्हें क्लासीफाई किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. पहला हो गया रिन्यूएबल और दूसरा क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल. कुछ तो ऐसे रिसोर्स हैं जो कि खत्म हो जाते हैं, जिनको एग्जॉस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका आप यूज करते जाएं और वापस वो बनते जाएंगे. जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, इन्हें हम लोग जितना भी यूज करें वो वापस भी बनते जाएंगे. इसे हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल, जो कि वापस से रिन्यू किए जा सकते हैं. लेकिन दूसरे क्या है? नॉन रिन्यूएबल, जिससे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं. जैसे कि पेट्रोलियम का उदाहरण ले लीजिए, जिसे रिन्यू करना आसान नहीं है. तो इस प्रकार से एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. इसके आधार पे, इसके साथ ही ओनरशिप के आधार पे बांटा गया है इसको. इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, चार प्रकार से बांटा गया है. तो प्रत्येक के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के आधार पे भी इसे कई भागों में बांटा गया, जैसे कि पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. तो ये अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया है. तो इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो आप देख सकते हैं ये चार प्रकार से इन्हें क्लासिफाई किया गया है: बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ आप देख सकते हैं रिसोर्सेज का एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन. यहाँ देख सकते हैं आप, ह्यूमन को भी एक रिसोर्स के रूप में माना गया है, जो कि नेचर के चीजों को यूज करता है और अपने लिए उपयोगी बनाता है. नेचुरल में आप देख सकते हैं रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया. रिन्यूएबल में आपका हो गया कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड और वाटर हो गया. बायोलॉजिकल में हो गया नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हो गया. नॉन रिन्यूएबल में आपको बांट देता है ये रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में बोलता है. जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गए, वो नॉन रिन्यूएबल है और साथ ही क्या है? नॉन रिसाइक्लेबल है. ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी है. तो ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को बहुत ही विस्तृत यहाँ पे वर्णन किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरिजिन के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. तो बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर and have lives such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock. तो बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं? बायोटिक मतलब जीवित. तो वे सारे जीवित इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वे सारे जीवित चीजें जिनको हम एक रिसोर्स मानते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे.
जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक जीवित रिसोर्स है। फ्लोरा मतलब वहाँ का किसी भी एरिया का वेजिटेशन होता है, प्लांट्स। फौना मतलब किसी भी एक एरिया का आपका जो पशुधन होता है उसे फौना कहते हैं। फिशरीज आप जानते ही हैं, लाइव स्टॉक्स आप जानते ही हैं। तो ये हो गए सारे बायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक में ए लगा दिए तो ए से होता है एब्सेंट, तो ये हो गया ए बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए जिसे हम लोग रिसोर्स मानते हैं उसे हम लोग बोलेंगे ए बायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक रिसोर्सेज। तो इसके पहले तो हम लोगों ने रिसोर्स का परिभाषा पढ़ लिया है। तो जो रिसोर्स, जो जिन चीज़ों को आप रिसोर्स समझते हैं उनमें जो लिविंग है उन्हें हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहेंगे, और जो नॉन लिविंग है उसे हम लोग एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया आपको रॉक्स है, मेटल्स हैं, ये एबायोटिक रिसोर्स है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसके आधार पे देखते हैं। तो पहला हो गया रीन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable और replenishable resources। तो ये आपका पहला यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स उसे कहते हैं जिसे हम लोग वापस से फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जिन्हें हम लोग रिन्यू कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिजिकली, केमिकली या फिर मैकेनिकली, कोई भी प्रोसेस यूज करके उसे हम यदि रिन्यू कर पाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर उसे बोल सकते हैं रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसे हम लोग, इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। तो इनको आगे हम लोग कंटिन्यूअस या फ्लो के नाम से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आ गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल उन्हें कहेंगे जिन्हें हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया आपका? मिनरल हो गया, and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. ये resources क्या millions of years इनमें लग जाएंगे इनको बनाने के लिए, इन्हें इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल बोल रहे हैं। Some of the resources like metals and recyclable, मेटल्स आर रिसाइक्लेबल। कुछ ऐसे इनमें रिसोर्सेज हैं जो कि रिसाइक्लेबल है, मतलब इनको रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे फॉसिल फ्यूल जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, और उन्हें हम यदि यूज करते जाएं तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोगों ने दो प्रकार से बांटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ओनरशिप के आधार पे हम लोगों ने पहले क्लासिफाई किया था, आपने देखा था। तो सबसे पहला क्या आता है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो ये वे सारे रिसोर्सेज जो किसी एक खास व्यक्ति के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. तो बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि किसानों को दिए गए हैं, अलॉट कराए गए हैं, और किसानों को उसके लिए रिवेन्यू चुकाना पड़ता है, लेकिन वह उनको अलॉट किया गया है। तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। द विलेजेस, देयर आर पीपुल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अर्बन पीपुल ओन प्लॉट। अर्बन पीपुल मतलब कि अर्बन मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं ओन प्लॉट्स, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं और अदर प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये सारे रिसोर्स क्या हो गए? ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इज in well etc are some of the example of resources ownership by individual। तो बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। पास्चर लैंड मतलब चारागाह का क्षेत्र, पॉन्ड्स हो सकते हैं, कुआं हो सकता है। ये सारे चीजें क्या है? एक बहुत सारे प्लांटेशन हो सकते हैं। ये सारे चीजें क्या है? किसी इंडिविजुअल के खास हो सकते हैं, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर
हाउस होल्ड, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जिन पे कम्युनिटी का हक होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी माने कि वहां का एक समाज जो कि उसको यूज कर सकता है। ये आप चीज देखे होंगे कि इंडिविजुअल रिसोर्स को सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपका यदि इंडिविजुअल कोई रिसोर्स है तो उसका दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज वो कम्युनिटी करता है। जैसे विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, मतलब जहाँ पे किसी चीज को गाड़ा जाता है, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया, उसे गाड़ा जाता है। विलेज पॉन्ड, ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पे चारागाह है, उसका यूज वहाँ के पूरे लोग करते हैं, पूरा समाज करता है। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, यहाँ का सिर्फ कोई इंडिविजुअल यूज नहीं करता बल्कि ये पूरा समाज यूज करता है। यहाँ देख लीजिए, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, विलेज पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया। इसका यूज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता है बल्कि पूरा समाज करता है, कम्युनिटी करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि वहाँ की कम्युनिटी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्स हम लोग किसे कहेंगे? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली यदि माना जाए तो किसी एक देश का जो रिसोर्स है वो पूरा उस नेशन का ही रिसोर्स है। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो यदि आपको लगता होगा कि कुछ खास प्रॉपर्टी आपने बनाया है और उस पर सिर्फ आप ही का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। कभी भी गवर्नमेंट वहां पर आपको हटा सकती है, क्योंकि ये टेक्निकली क्या है, सारा नेचुरल रिसोर्स होता है। द कंट्री हैज लीगल पावर, कंट्री के पास लीगल पावर है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो क्या कर सके, एक्वायर कर सके। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, railways being constructed on fields owned by some individuals। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मान लीजिए कोई रोड बनाना है या फिर कैनाल बनाना है, रेलवेज बनाना है, और उसके रास्ते में आपका घर आ जाता है, तो आपको फिर वहां से हटा दिया जाता है और आपको दूसरा जगह जमीन दे दिया जाता है या फिर पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये सारा नेशनल रिसोर्स है। अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटीज गेट empowered by the government to acquire land। All the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries are oceanic areas up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि नेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती है, उनका एक लिस्ट बनाइए या उनके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जमीन आती है, ओशियनिक एरियाज हैं जो कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक बताया गया है, फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर, उन्हें टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, और वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो किससे बिलोंग करते हैं, वहाँ के नेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। अब आ गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो अभी हम लोगों ने नेशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of an exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मतलब कि ये है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनल यूज के हैं या फिर उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है, उस पर किसी एक खास नेशन का हक नहीं है। जैसे कि द ओशियनिक रिसोर्सेज जो कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स हैं ऑफ एन एग्जॉस्टिव इकोनॉमिक जोन, जो कि एक एग्जॉस्टिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो
कोई भी कंट्री यहाँ के रिसोर्स का बिना इंटरनेशनल कंकरेंस के, मतलब कि वहाँ के बिना आदेश के, वहाँ के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के आदेश के उसका यूज नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया। तो आपने देखा कि ये रिसोर्सेज कैसे हो गए, ये इंडिविजुअल हो गए, कम्युनिटी लेवल पे हो गए, नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए। तो ये सारे इसके क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नेचुरल रिसोर्स को डेवलपमेंट के आधार पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी इसे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में भी आता है। नेचुरल रिसोर्स को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे आप क्लासिफाई करिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई एक रिसोर्स है या फिर कोई एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे उस रिसोर्स को उसमें पोटेंशियल है कि उसको यूटिलाइज किया जा सके, लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, रिसोर्स वहां पे है लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया गया, उसका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब उसमें ताकत है, क्षमता तो है, लेकिन उसे यूटिलाइज अभी तक नहीं किया गया है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा पोटेंशियल है कि वहां सोलर एनर्जी को यूज किया जा सके और उसको यूटिलाइज किया जा सके, लेकिन अभी तक इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वैसे रिसोर्स है जिनको सर्वे किया गया है और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन किया गया यूटिलाइजेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फेजिबिलिटी। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के आधार पे या फिर क्या कहा जा रहा है, फेजिबिलिटी की, मतलब उसको एक्सेस किया जा सकता है कि नहीं, आसान है कि नहीं, उसमें पैसे कितने लगेंगे, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज कह रहे हैं। इसके बाद कुछ रिसोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, जैसे कि मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड एमंग। मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें मान लीजिए जिनसे कि बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है या फिर बहुत सारी चीज़ों को उसका उपयोग करके बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए टेक्नोलॉजी का खोज अभी तक हुआ नहीं है, जिसके कारण उसे हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आगे कि और क्या क्या बात पढ़नी है हमें। इसमें आप सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वाटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, H2O। हाइड्रोजन एंड वाटर से माफ करिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, विच कैन बी यूज्ड एज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का यदि यूज किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा एक ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पस। लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग या फिर बोले कि ऐसा आसान टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि इन दोनों को अलग किया जा सके, हाइड्रोजन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बना सके और उसे हम लोग यूज कर सकें। तो ये क्या है, एक स्टॉक की तरह स्टॉक की तरह है, जिसको मान लीजिए कभी भविष्य में ऐसा टेक्नोलॉजी बनेगा तो उसे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिजर्व्स।
रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक के जैसा ही रिजर्व है। स्टॉक मतलब भी क्या हो गया, वो जमाव है, और रिजर्व भी क्या है, एक जमाव है। विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। उनके लिए टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी तक उनका यूज स्टार्ट नहीं किया गया है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो ये रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको हम लोग, जिनके बारे में टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और उनको हम लोग यूटिलाइज करना जानते भी हैं, लेकिन अभी उतना उस स्तर पे हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जबकि स्टॉक ये वह रिजर्व है जिसको हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टॉक और रिजर्व में क्या अंतर है। दस द वाटर इन द डैम फॉरेस्ट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो इनको फ्यूचर में बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया और इसके साथ ही हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं